हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि ये वीडियो सबके पास पहुंच जाए। आप लोग पिछले जो वीडियो था ऑल ओवर इंडिया से लोगों ने देखा और कोई कोई अदर कंट्री से भी लोगों ने इस पर रिएक्ट किया। तो पिछला वीडियो की तरह इस वीडियो को भी आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जिसमें व्यक्ति को बार बार आने वाले अवांछित विचार, भय, चिंताएं, जिन्हें जुनून कहते हैं, ऑब्सेशन कहते हैं, होती है और इनसे निपटने के लिए उसे बार बार कुछ खास तरह का काम या व्यवहार करना पड़ता है। अगर ये विचार सिर्फ मन में आए तो ये होता है ऑब्सेशन। अगर इस विचार को करने के लिए हम एकदम कंपल्शन हो जाता है, बाध्यता हो जाती कि इसे करना ही करना है, तो ये होता है कंपल्सन। तो ऑब्सेशन ये होता है कि ये बार बार आने वाले अवांछित विचार जो होते हैं, उसे परेशान करने वाले विचार, आग्रह या छवियां होती है जिससे बहुत ज़्यादा मन में चिंता या भय पैदा हो जाती है। ये सिर्फ विचार के रूप में होता है। और जो कंपल्सन होता है ये जुनून को कम करने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए किए जाने वाले बार बार व्यवहार के मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं। वो जो मन में बेचैनी आ रही है, चिंता, भय आ रही है, उनको वो एक्टिविटी के द्वारा अगर कर देते हैं तो वो चिंता थोड़ा कम होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को लगता है कि हाथ उसके गंदे हैं, बार बार हाथ को हैंड वॉश करने का विचार मन में आता है कि हाथ में डस्ट लग गया, हाथ में ये हो गया, वो हो गया, तो बार अपने हाथ को लगातार धोने का सिर्फ मन में विचार आ रहा है, तो ये हुआ ऑब्सेशन। अब ये जो चिंता है वो, ये तो हाथ तो एकदम नीट एंड क्लीन, इसको कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे मन में अगर बार बार विचार आ रहा है कि मेरे हाथ गंदे हैं, इसे हैंड वॉश करना ही है, नहीं तो मेरे हाथ में इन्फेक्शन हो जाएगा, मेरे हाथ में बहुत तरह की बीमारी हो जाएगी, कुछ भी मुंह में नहीं खा सकते हैं, कुछ भी टच नहीं कर सकते हैं। तो अगर सिर्फ ये मन में अकारण चिंता या भय हो रहा है तो ये हुआ ऑब्सेशन। और बार बार जाकर बेसिन में वॉश बेसिन में जाकर हाथों को अगर मैं धोने लगूं बार बार बिना कारण का, तो ये क्या हुआ? कंपल्सन। तो ये होता है ऑब्सेशन एंड कंपल्सन। ओसीडी का लक्षण कभी भी शुरू हो सकता है, मतलब ये कभी भी ये लक्षण शुरू हो सकता है, लेकिन अक्सर ये बचपन के अंतिम चरण और युवा अवस्था के बीच ही ये ओसीडी देखने को मिलता है। और इसका जो ओसीडी का जो टाइप्स होता है वो अभी हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहला होता है चेकिंग। इस प्रकार के ओसीडी में लोग बार बार दरवाजे बंद करने, स्विच जो होता है, बिजली का जो बोर्ड होता है उस स्विच को ऑन ऑफ करने, जो दरवाजा पे ताला लटका रहता है उसको चेक करने कि दरवाजा बंद है कि नहीं बंद है, ये इस तरह का जो व्यवहार होता है वो होता है सिर्फ चेक करने का व्यवहार, जो कि अनवांटेड होता है। वो कोई ज़रूरी नहीं है, एक बार घर से आप जा रहे हैं, दरवाजे को लॉक कर दिए, लेकिन थोड़ी दूर गए फिर भी देखे कि नहीं, लग रहा है कि घर का दरवाज़ा जो है वो क्या है, वो खुला है, तो उसको वो क्या करेगा, बार बार चेक करेगा, पकड़कर लटकने का कोशिश करेगा कि जो अपना लॉक है उस पर जा कर के वो खड़े हो जाएगा, मतलब खींचने लगेगा, और उसको पता है कि उसका दरवाज़ा बंद है। इसी तरह बिजली का जो स्विच है, रात में अगर वो सोने गया तो सोने बेडरूम में जाने से पहले घर का सभी स्विच बोर्ड को, मतलब जो भी लाइट और फैन चल रहा है उसको वो ऑफ कर देगा, लेकिन फिर भी वो बिस्तर से बार बार उठेगा, लग रहा है कि वो अपने स्विच बोर्ड को ऑफ, मतलब स्विच को ऑफ नहीं किया, तो बार बार जा जाके स्विच ऑफ करने लगेगा, स्विच ऑफ करने लगेगा। तो ये क्या होता है, ये जो इस तरह का जो टाइप होता है, ये होता है चेकिंग वाला टाइप ऑफ ओसीडी में। दूसरा होता है वॉशिंग। जैसे कि पहले पिछले एग्जाम्पल में बताए थे कि हाथ धोने का बार बार प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, इसमें लोगों के मन में जो अवांछित विचार आता है, धारणा आता है कि बिना कारण दिन भर हाथ धोना, कपड़े धोना, दरवाज़ा धोना, खिड़की धोना, सुबह उठने के साथ साथ अपने घर को पूरा, कोई देखेगा कि पूरा घर में पूरा फर्श पे पानी फेंकने लगा। घर का फर्श बिल्कुल क्लीन है, अगर आप सिर्फ पोंछ दीजिएगा तो भी ठीक है, लेकिन इन लोग क्या करते हैं, पूरा पाइप लेता है, घर ही को पूरा धोने लगता है, दरवाजा का धोने लगता है। ये क्या हुआ, मतलब एक गंदा लगा है तो बात ठीक है, लेकिन हर दिन बिना कारण का घर धोना, खिड़की धोना, दरवाजा धोना,
वो क्या होता है, वेस्टेज ऑफ वाटर तो होता ही है, साथ साथ ये एक कंपल्सन का भी एग्जाम्पल है। और उसके बाद क्या होता है कि अगर कपड़ा जो है मेरा एकदम क्लीन है, लेकिन मन में विचार आ रहा है कि ये जो कपड़ा है वो क्या है, डर्टी है, इससे मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा। घर का अनवांट मतलब घर का धुला धुला हुआ भी कपड़ा को बार बार धोते रहना क्या हुआ, एक कंपल्सन का एग्जाम्पल हुआ, ओसीडी का एग्जाम्पल हुआ। बार बार अगर मन में विचार आ रहा है कि मेरे कपड़े गंदे हैं, मेरे कपड़े गंदे हैं, मेरे कपड़े गंदे, तो वो ऑब्सेशन, और धुले हुए कपड़े को ही बार बार धोना हुआ कंपल्सन। और उसमें वो जो जो पीड़ित होता है उसको क्या हो, उसको लगता है कि उसके कपड़े में कीट मकोड़े, इन्फेक्शन और सब कुछ लगे हुए हैं, जबकि वो सब कुछ धो के कबर्ड में रखा रहता है। फिर भी अगर आप लोग शेक्सपियर का जो नाटक है मैकबेथ वाला, उसमें अगर आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें जो क्वीन थी वो मैकबेथ में ओसीडी के लक्षण उसमें दिखते हैं, जो राजा डंकन की हत्या के बाद उसके अपराध बोध से जुड़े हुए हैं। वह अपराध और गिल्ट फीलिंग से इतना ज़्यादा पीड़ित होती है कि वह निरंतर हाथ धोती रहती है, और नींद न आने के कारण उसे ओसीडी का जो समस्या भी बहुत ज़्यादा हो जाता। उसको वो क्या करती थी कि वो क्या करी थी कि उस राजा को मर्डर कर दी थी, और उसके बाद उसके हाथ को लगता था कि उसके हाथ में ब्लड लगा हुआ है ऑल टाइम, जबकि उसके हाथ में हमेशा तो खून नहीं लगा रहेगा। जिस समय वो मर्डर करी होगी उस समय उसके हाथ में खून लगा होगा, लेकिन वो अपने हाथ को निरंतर इतना ज़्यादा धोती थी कि मेरे हाथ गंदे, मेरे हाथ दूषित है, अपने हाथ को बार बार धोते रहती थी। उसके मन में इतना ज़्यादा गिल्ट फीलिंग आ गया था कि वो पूरी तरह से ओसीडी से पीड़ित हो गई थी, और उसके साथ साथ उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी हो गया था, और लास्ट में उस क्वीन को ओसीडी के कारण ही उनका मौत का कारण भी ओसीडी ही बना। जो तीसरा है वो है सिमेट्री मतलब ऑर्डर। इसमें लोग एक चीज़ों को एक स्टैटिक पैटर्न में रखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा भी उनका जो पैटर्न है वो गड़बड़ हुआ तो उनके मन में अजीब अजीब से विचार धारणाएं आने लगेगी। जैसे कि मान लीजिए कि इसका एक सिंपल एग्जाम्पल देते हैं कि अगर घर में अगर कोई ड्राइंग रूम में कुछ आप सरिया के सजा के रखे हैं, वहाँ कोई गेस्ट आया बैठा और थोड़ा सा भी इधर से उधर सिलवटे हुआ या कुछ भी हुआ, या फिर आप शूज़ को कहीं सरिया के रखे, थोड़ा सा इधर से उधर हो गया। अगर आप कोई भी कपड़े को या बुक सेल्फ में कुछ भी सरिया के रखे, अगर थोड़ा सा भी उसको ऑर्डर गड़बड़ हुआ तो अगर आप एक बार सरिया के रख दिए तो अच्छी बात है, लेकिन बार बार उसको आप ठीक करते रहे कि नहीं मेरा ये अभी एक ऑर्डर में नहीं है, बहुत गंदा दिख रहा है। अगर बार बार ये कार्य आप करते हैं तो आप समझ जाइए आप ओसीडी से पीड़ित है, इस कार्य को नहीं करना है। फिर होता है अनएक्सेप्टेबल थॉट्स, फॉरबिडन थॉट्स। इसमें व्यक्ति को बार बार हिंसक या धार्मिक विचार बार बार आने लगते हैं, मन में परेशान करने वाले विचार आने लगते हैं। सॉरी, इसमें मेरा वो डॉग भी आ गया साइड सेट। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे व्यक्ति जो अगर हम कहीं वॉल पे अगर कोई छिपकली देखते हैं तो छिपकली तो कोई कुछ करेगा नहीं, वो अपने वॉल पे सटा हुआ है। आप उसको प्रिकॉशन कर सकते हैं कि आप अपने घर में नेट लगा लीजिए, मोरपंख डाल लीजिए, लेकिन अगर अकारण मन में चिंता आ रहा है कि वो छिपकली मेरे ऊपर गिर जाएगा, चलो इसको पहले हम डंडा से मारेंगे, और बार बार अभी मन में विचार आ रहा है, साथ साथ डंडा लेके दौड़ रहे हैं कि नहीं छिपकली को हटा ही के रहेंगे, ये यहाँ पे मच्छर है, यहाँ चींटी है, कीट मकोड़ा ये काट लेगा तो मुझे काफ़ी हार्म हो जाएगा। तो ये जो हुआ ये वर्जित विचार हुआ, अनएक्सेप्टेबल थॉट्स हुआ। वो तो बेचारा कुछ कर नहीं रहा है, कीट पतंगा है अपना सटा हुआ है, अगर आपको है तो आप स्प्रे वगैरह कर दीजिए वो हट जाएगा, लेकिन फिर भी हम उसके पीछे एकदम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो ये भी एक ओसीडी का सिम्टम है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो होता है एक्यूमुलेशन, संचय। सामानों को एकत्र करने और उन्हें फेंकने में अत्यधिक कठिनाई महसूस होता है। ये भी हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि लोग अपने पुराने जो वेस्टेज होते हैं उसको भी लोग घर में संचय करके स्टोर करके रखते हैं, या फिर कहीं कूड़ा वाला कुछ भी फेंका हुआ उसमें अपने काम लायक चीज़ को जाके ढूंढने लगते कि ये चीज़ को हम फिर से रिसाइकलिंग करना एक अलग बात होता है, लेकिन कूड़े कचरे को इकट्ठे करके डंप करके घर में पुराने चीज़ों को रखना एक अलग बात होता है। उसको आप चले जाइए कहीं किसी को दान दे दीजिए अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो, या फिर जैसे ई कचरा है, मतलब अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है,
कुछ भी बहुत ज़्यादा स्टोर होते जा रहा है, तो कैशिफाई है। अब ऐसा बहुत और भी बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन शॉप्स है, वहाँ जाकर आप उसको दे दीजिए। घर में उसको जोड़ के रखने से क्या होता है, तो वेस्टेज को भी बहुत, ओसीडी के जो पीड़ित लोग होते हैं वेस्टेज को बहुत ज़्यादा एकत्र करके रखने का कोशिश करते हैं। उनको फेंकने में बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है, वो डरने घबराने लगते हैं कि मेरा जो चीज़ है उस लोग के पास चला जाएगा, वहाँ इन्फॉर्मेशन चला जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लोग बहुत तरह के अनवांटेड बात भी सोचने लगते हैं कि मेरा मोबाइल पुराना है, उस पर सब सिम कार्ड निकल गया है, लेकिन लोग जो फेंकने वाला है वो क्या सोचेगा कि नहीं, इसको फेंकेंगे तो मेरा इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक चला जाएगा और फिर दूसरा कुछ हो जाएगा। इसी तरह से और भी घर का फर्नीचर्स, ये और भी बहुत सारा जो पुराना फटा कपड़ा होता है, पुराना टाइल्स, ईंट, उसको भी लोग स्टोर कर करके रखते हैं, और अगर फेंका हुआ रहता है तो वहाँ से भी चुन चुन के लाते हैं। तो ये जो होता है ये भी ओसीडी का लक्षण है। फिर जो सबसे लास्ट पॉइंट है इसमें ओसीडी का कारण का, वो होता है हार्मफुल ओसीडी। दूसरे को नुकसान पहुंचाने के डर या खुद को चोट पहुंचाने के डर से जुड़ा हो सकता है। इसमें होता है दूसरे को लोग चोट पहुंचाने का कोशिश करते हैं, ये काफ़ी हार्मफुल होता है। इस स्थिति में आपको एक साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और वहाँ जाके मेडिसिन लेना चाहिए, साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए, इलाज कराना चाहिए। ओसीडी का चलिए अब हम लोग देखते हैं कारण क्या क्या है। सबसे जो अभी तक तो हम लोग समझ गए कि ओसीडी का क्या क्या सिम्टम है। तो कहने का मतलब ये ओसीडी का सिम्टम जो है वो हर किसी में थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन अगर इसका डिग्री मात्रा अगर बढ़ जाए तो वो पेशेंट होता है, लेकिन हल्का फुल्का है तो हम उसको संभाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग ओसीडी का कारण। ओसीडी का कारण भी होता है जैविक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक और पर्यावरण कारक। तो जो सबसे पहले हेरिडिटी है उसमें देखते हैं कि हेरिडिटी से भी ओसीडी होता है। अगर उसके दादाजी को है तो पिताजी को है, फिर पुत्र को होना, उसके बेटे को होना एक स्वाभाविक कारण है। दूसरा होता है ब्रेन का स्ट्रक्चर, और जो ब्रेन होता है, ब्रेन में कुछ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है मस्तिष्क के विभिन्न भागों में असामान्य, और सेरोटीन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, सेरोटीन उसके कमी से होता है। अगर सेरोटीन का जो मात्रा होता है, सेरोटीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, तो उसका अगर मात्रा अगर बॉडी ब्रेन में अगर कम हो जाता है उस न्यूरोट्रांसमीटर का, तो भी ओसीडी का होना जायज़ है, तभी ओसीडी हो जाएगा। फिर होता है स्ट्रेस। जीवन में दर्दनाक तनावपूर्ण घटनाएं, प्रियजनों की मृत्यु भी ओसीडी का कारण बन सकता है। चौथा है एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग। अगर हम किसी बात पे बहुत ज़्यादा सोचते, जैसे वो उस क्वीन ने बहुत ज़्यादा सोचा कि मेरे से गिल्ट फीलिंग उसमें आ गया कि मेरे राजा का मेरे से मर्डर हो गया है, मेरे हाथ में खून लग गया, और वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वो करी, तो वो ओसीडी का सिम्टम उसमें आ गया और फिर वही उसके डेथ का कारण बना। तो ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, अगर हम किसी कारण को लेकर किसी कारण से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रहा है, तो भी ओसीडी हो सकता है। या फिर हम कोई नशा ले रहे हैं, नशीली दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, उससे भी ओसीडी का होना जायज़ है, उससे भी ओसीडी हो सकता है। पूरे दुनिया में 1 से 3% वैश्विक आबादी, जिसमें 50 में से एक व्यक्ति को ओसीडी से वो पीड़ित है। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 1 से मतलब 1 से 3% तक जो हमारा ग्लोबल पॉपुलेशन है उसमें मतलब हुआ 50 में 1 पीपल वो ओसीडी से अभी पीड़ित हैं। इंडिया में 0.6% लोग ओसीडी से पीड़ित हैं, और ये जो होता है यूरोपीय और उत्तरी अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका है, इसमें ओसीडी का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। इसमें हर 100 में से एक व्यक्ति को ओसीडी है, और ये है NMHS का डेटा, मतलब राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण का लिया हुआ डेटा है, जिसमें इंडिया में 0.6% लोगों में ओसीडी है, और यह रेट जो है यूरोपीय और उत्तरी अमेरिका के तुलना में काफ़ी कम है। वहाँ के लोगों को, यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में लोगों को ओसीडी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हमारे इंडिया में अभी सिर्फ ये मन में ऑब्सेशन ही आता है, कंपल्सन बहुत कम लोगों में आता है, और नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में कंपल्सन में ये जो ऑब्सेशन है वो कंपल्सन में तब्दील हो चुका है। तो इंडिया के लोगों के लिए खुशी का बात है
लेकिन ऑब्सेशन भी बहुत ज़्यादा तक नहीं रखना है। अगर वेस्ट है तो वेस्ट है, उसको डस्टबिन में डालो। घर को अनवांटेड नहीं धोना है। बहुत अपने कपड़े अगर धुले हुए कपड़े हैं तो उसको नहीं धोना है। हाथ अगर साफ है तो हाथ साफ है, बार बार हाथों को नहीं धोते रहना है। चलिए अब इसके ट्रीटमेंट को देखते हैं। तो CBT जो होता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल ट्रीटमेंट, ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। इसके द्वारा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को कंट्रोल किया जाता है। यह थेरेपी मरीज को अपने विचारों और व्यवहारों को समझने और बदलने में मदद करती है। एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन IPR यह CBT का एक विशिष्ट रूप है जिसमें मरीज को धीरे धीरे उन स्थितियों या वस्तुओं का सामना करवाया जाता है जिनसे उसको डर लगता है। मान लीजिए उसको अगर ब्लड से डर लगता है तो पहले उसको धीरे धीरे उसको ब्लड के पास ले जाया जाएगा, उसके पास ब्लड को रखा जाएगा, फिर उसे मन में जो अनवांटेड इच्छा आ रहा है, जो फिर उसको डर आ रहा है, फोबिया उसको हो रहा है, उसको वो उससे IRP से दूर किया जाता है। फिर कुछ दवाएं भी होते हैं जो साइकेट्रिस्ट देते हैं, जिनमें SSRI एक प्रमुख मेडिसिन है। इसके अलावा ये बस एक मेडिसिन है, इसके अलावा भी बहुत सारे मेडिसिन दिया जाता है। इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जीवन शैली में, लाइफ स्टाइल में चेंजिंग लाना। स्वास्थ्य आहार मतलब हेल्दी डाइट, बहुत ज़्यादा 6 से 7 लीटर पानी को पीना, योगा करना, मेडिटेशन करना, ये सबसे हमारा ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और डिप्रेशन का प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाना चाहिए, एक बैलेंस डाइट खाना चाहिए, ना कि जंक फूड खाना चाहिए। और अगर सेरोटीन का जो मात्रा है वो अगर उसका न्यूरोट्रांसमीटर अगर हम लोग चेक करें उसमें सेरोटीन का मात्रा कम आ रहा है तो साइकेट्रिस्ट के पास जा कर के हमें उसका न्यूरोट्रांसमीटर का इलाज कराना चाहिए सेरोटीन का, और 6 से 7 लीटर पानी पीना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हम OCD से बच सकते हैं। और ये तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, फीडबैक मिलता रहे, और ऐसे ही संडे आप लोगों के पास एक इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के पास तक पहुंचता रहे।